हाथ फ्री होते गए तो उसने बहुत सारी नई चीजों की खोज की। और देखिए एंगल्स बताते हैं उन लोगों के लिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग कई बार ये कहते हैं और बहुत घालमेल करते हैं, वो ये बताते हैं कि मनुष्य जो है बड़ा बर्बर हो चुका है, उसे तो बहुत आराम करने की आदत है, वो तो कुछ करेगा नहीं। और देखिए जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, पर्यावरण नष्ट हो रहा है और जानवरों से हमें सीखना चाहिए। तो वो एक तरह से पीछे की तरफ ले जाते हैं कि जानवर के पास बड़ी कोई एडवांस्ड या कोई बहुत मानवीय शक्ति है, और जानवर अब हमें बताएंगे कि मनुष्य कैसे बनना चाहिए। और और एंगल्स इसको बताते हैं, इस तरीके से नहीं बताते हैं कि जानवर से हमारी कोई दुश्मनी है या जानवर से हमारा कोई अलगाव है, लेकिन वो बताते हैं कि देखिए कैसे हम जानवर से अलग हैं, कैसे हम जानवर से मनुष्य बने हैं। और अगर जानवर ये चाहे तो वो भी श्रम की प्रक्रिया में मनुष्य बन सकता है। ऐसी भी बातें वो डार्विन के सिद्धांत के माध्यम से बताते हैं। और बताते हैं कि जानवर जो है वो प्रकृति में अपनी उपस्थिति सामान्य तरीके से मनुष्य के अनुसरण के आधार पर करता है, मनुष्य को कॉपी करके, मनुष्य की नकल करके वो प्रकृति के साथ अपनी चीज कोई संयोग की तरह से अपनी छोटी छोटी चीजों की वजह से वो करता है। जबकि मनुष्य जो है वो उसको सचेतन अवस्था के साथ अंजाम देता है। मनुष्य जो श्रम करता है वो अचेतन अवस्था में नहीं देता है, ये सबसे बड़ी चीज है। वो सचेत होकर प्रकृति के साथ अपना रिश्ता कायम करता है, और इस सचेतन प्रक्रिया में जब वह श्रम करता है तो उसके अंग जो है उनकी उनकी मांग अलग अलग तरीके से बढ़ने लगती है, और श्रम की प्रक्रिया में उसके अंग विकसित होने लगते हैं और वो नई नई चीजों की खोज करता है। तो जब उसके हाथ फ्री हो गए तो वो नई चीजें बनाने लगा। अब आप देखिए कितने सारे चिंपैंजी और जो मनुष्य के करीब प्रजातियां रही हैं, वानरों की जो वो रही है प्रजातियां रही हैं, जिसमें बोनोबो नाम का चिंपैंजी जो है वो मनुष्य के सर्वाधिक निकट माना जाता है। अब वो आज भी है और वो मनुष्य के सर्वाधिक निकट है, उसकी सारी चीजें मनुष्य से मिलती जुलती हैं। ऐसे आप देखेंगे तो लगभग सभी पशुओं की बहुत सारे जो प्रणालियां हैं वो मनुष्य से उनका जो तरीका है, उनके खाने पीने का, उनके रहन सहन का, उनके पाचन तंत्र का, उनके शरीर की पूरी बनावट का जो तरीका है वो मनुष्य से मिलता है। लेकिन बोनोबो चिंपैंजी मनुष्य के सर्वाधिक करीब है। लेकिन क्या कारण है कि वो एक भी औजार या एक भी ऐसी चीज नहीं बना सका जिसका मानव सभ्यता पर कोई ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा है, जो मनुष्यों ने किया है। वो जरूर पत्थर से कूट करके कोई चीज खा लेगा, वो जरूर कोई लकड़ी ऐसे उसको मोड़ करके कोई चीज बना करके चींटियों के बिल में उसको डाल करके चींटियां निकाल लेगा और खा लेगा, वो जरूर कोई चीज कर लेगा। लेकिन वो ऐसी कोई भी चीज नहीं बना पाया है जिसका मानव सभ्यता पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि मनुष्य ने पहली तो छुरी बनाई, मनुष्य अपने उसी श्रम के कारण उसने पहली छुरी जो उसने चाकू बनाया, जो पत्थर का चाकू था, वो मनुष्य ने उसी समय बनाया, और उसकी जरूरत उसे श्रम की मार्फत, श्रम के द्वारा ही उसे उसकी जरूरत पड़ी, और उसने उस चाकू को बनाया जो कि आज तक कोई पशु नहीं कर सकता। जबकि पशु भी ये सारे काम कर लेता है अपनी जरूरत के, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं कर पाया जो एक सोची समझी सचेतन तरीके का श्रम से उपजा हुआ कोई औजार या कोई ऐसी चीज जो मनुष्य की सभ्यता के लिए जरूरी थी, ऐसी कोई चीज वो आज तक आविष्कृत नहीं कर पाया है। तो ये अंतर भी वो बाद में आगे चलकर बताते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि किस तरह से वो अपने हाथों को फ्री करता है, और जब हाथों को फ्री करता है और चीजों की इजाद करता है तो इस क्रम में उसको जरूरत पड़ती है, एक दूसरे से अभिव्यक्ति की जरूरत पड़ती है। वो चाहता है कि इन चीजों को वो किसी को बताए। अब हाथ की जो भूमिका है उस पर एंगल्स ने इतना खूबसूरत लिखा है कि मुझे बार बार, चूंकि मैं तो साहित्य की विद्यार्थी भी हूँ, तो मुझे बहुत सी चीजें उसको पढ़ते वक्त याद आती हैं। और हो सकता है कि वो इस तरह से सैद्धांतिक रूप से ना हो, लेकिन मैं आपके सामने एक कविता मैं आपको बताती हूँ, और एंगल्स को जब आप पढ़ेंगे और वो बताते हैं कि हाथ की भूमिका श्रम के लिए कितनी जरूरी थी और हाथ का फ्री होना कितना जरूरी था। हाथ के फ्री होने से, यानी हाथ के श्रम करने से, हाथ जो सिर्फ चलता था, जो सिर्फ यहाँ से वहां जाने का ही माध्यम था, पेड़ पर चढ़ने का माध्यम था, वो हाथ जब फ्री हुआ तो उसने अपने लिए नए नए काम खोजे, और नए नए काम खोजे तो उस हाथ ने मस्तिष्क का विकास किस क्रम में किया
अब इस कविता को मैं पढ़ूंगी, ठीक ठीक वही चीज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप इस कविता से समझ सकते हैं कि हाथ की भूमिका आज भी हमारे जीवन में किस किस तरीके से है, और हाथ मतलब प्रतीक के रूप में आप उसे मेहनत या श्रम से भी जोड़ सकते, बल्कि जोड़ लेना चाहिए। हेलो जी जी जी। मैं एक छोटी सी एक बात जोड़ना चाहूंगा मैम। बताइए। जो प्रगतिशील आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के कवि हैं, वो क्या लिखते हैं आप देखिए। मैं अपने जिस्म को हाथों से संभाल सकता हूँ, मेरे हाथ जब महबूब का हाथ मांगते हैं पकड़ने को, तो मैं चांद भी हाथ में पकड़ना चाहता, मेरे हाथों को लेकिन सीखचों का स्पर्श बिना शिकवा मुबारक हो, साथ ही कोठरी के इस अंधेरे में मेरे हाथ हाथ नहीं होते, सिर्फ थप्पड़ होते हैं। हाथ मिलाने पर पाबंदी सिसकती रह जाती है, जब अचानक कोई साथी सामने आता है, हाथ खुद ब खुद मुक्ता बनकर लहराने लगती। दिन हाथ खींचता है तो रात हाथ बढ़ाती है, कोई हाथ छीन नहीं सकता इन हाथों का सिलसिला। या कभी दरवाजों की पांचों की पांच सलाखें बन जाते हैं कोई बड़े प्यारे हाथ। एक हाथ मेरे गांव के बुजुर्ग तुलसी का, जिसकी उंगलियां वर्षों की गूंथ गूंथ कर थी इतनी थकी हुई कि मुझे पढ़ाते सबक बन जाता था उससे अलिफ का तो। एक हाथ जगीरी दर्जी का, जो मुझे जब एक हाथ जगीरी दर्जी का, जो जब भी मुझे जांघिया सिल कर देता तो लेता था पारिश्रमिक मेरे काम मरोड़ने में, और यह जानते हुए भी कि मैं उलट करने से बाज नहीं आऊंगा, नसीहत देता। पशुओं के साथ पोखर में न घुसाकर बचकाने खेल खेलने से बाज आएगा या नहीं। एक हाथ प्यारे नाई का, जो काटते हुए मेरे केश डरता रहता था मेरे सिख घर वालों से। एक हाथ मेरी दाई मरो दाई का, जिसके हाथ में थे कई रिकॉर्ड, जो सदा राग गाता था जीते जागते रहो बेटे। और एक हाथ दरसू दिहाड़िए का, जिसने पी ली आधी सदी रख कर हुक्के की चिलम में, मुझसे कोई नहीं छीन सकता इन हाथों का सिलसिला। हाथ जेबों में हो या बाहर, हथकड़ी में हो या बंदूक के कुंदे पर, हाथ हाथ होते हैं और हाथों का एक धर्म होता है। ये हाथ यदि हो तो जोड़ने के लिए ही नहीं होते, न दुश्मन के सामने खड़े करने के लिए होते, ये गर्दन मरोड़ने के लिए भी होते हैं। हाथ यदि हो तो हीर के हाथ से चूड़ी पकड़ने के लिए ही नहीं होते, सैदे की बारात रोकने के लिए भी होते, कैदों की कमर तोड़ने के लिए भी होते हैं। हाथ श्रम करने के लिए ही नहीं होते, शोषकों का हाथ तोड़ने के लिए भी होते हैं। जो हाथों का धर्म भंग करते हैं, जो हाथों के सौंदर्य का अपमान करते हैं, वे पंगु होते हैं। हाथ तो होते हैं सहारा देने के लिए, हाथ होते हैं हुंकारा भरने के। अब आप देखिए, ये कविता की शक्ल में उन तमाम अपने साथ के लोगों को जब कवि याद करता है तो ऐसा लगता है कि एक पूरी सभ्यता हम जो बने हुए हैं वो अकेले हम नहीं बने। कल जो भी कल के व्याख्यान में रहे होंगे वो जानते हैं कि एक ही चीज से कितनी सारी शाखाएं निकली हुई हैं और जीव का विकास हुआ है। यानी कोई भी ऐसी चीज जो आप बाहर देख रहे हैं, वनस्पति के तौर पर आप देख रहे हैं, किसी पशु के तौर पर देख रहे हैं, जीव जंतु प्राणी के तौर पर देख रहे हैं, वो सब हमसे मिले हुए, उनमें कहीं हमारी जीन, कहीं ना कहीं कोई चीज हमारा अटैचमेंट उनके साथ सदियों की सभ्यताओं से मिला हुआ है। तो ये जो यहाँ पर वो हाथ के रूप में बताते हैं, वो सामूहिक श्रम की बात है। आप देखिए पाश की कविता में आती है, और मैं उनको याद करती हूँ इस लेख को पढ़ते हुए, इसलिए कि वो कहते हैं कि कोई नहीं तोड़ सकता सिलसिला इन हाथों का। किन हाथों का? वो जो तमाम लोग, पुराने लोग, जिससे मेहनत कश लोग, जिन्होंने हाथ मिलाकर सामूहिकता के साथ इस दुनिया का निर्माण किया है, उस हाथ पर कब्जा है किसी चीज का। और वो कब्जा कैसे होता है, इसको एंगल्स बताते हैं वैज्ञानिक नजरिए से। और चूंकि हमें ये समझना होगा कि हमें विज्ञान को भी उस तरह से नहीं समझना है जिस तरह से पूंजीवादी सभ्यता और समाज ने विज्ञान को मुनाफे के केंद्र में रख करके उसको यांत्रिक बना दिया है और तात्कालिक लाभ हानि के अंतर्गत रख दिया है। उस विज्ञान को छुड़ाने के लिए हमें बार बार मनुष्य की प्रवृत्तियों, मनुष्य के सहभागिता, मनुष्य के सह अस्तित्व की तरफ लौटना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये कविता बताई कि हाथ सिर्फ श्रम करने के लिए नहीं होते हैं। जब जरूरत पड़ती है और श्रम का संचयन, श्रम से जो जमा पूंजी होती है उसका जब संचयन होता है और वो एक तरफा इकट्ठा किया जाता है, तो उसको तोड़ देने के लिए भी हाथों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और ये भी एक ऐतिहासिक कार्यभार की तरह हमारे ऊपर होता है।